जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे मैस अटैच टू अ स्प्रिंग सिस्टम। बेटा जब हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था तो कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़ी थी जो आपके पास जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड थी, और मैस अटैच टू अ स्प्रिंग सिस्टम भी आपके पास जो है वो उन्हीं एग्जांपल्स में से एग्जांपल है। और आपके बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है। बेटा जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है कि एक आपके पास है स्प्रिंग, इसके एक एंड पे आप लोगों ने कोई भी मैस अटैच किया हुआ है और इसके दूसरे एंड को आप लोगों ने किसी सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया है। अब बेटा अभी ये पॉइंट ए के ऊपर है, यानी कि अपनी मेन पोजीशन पे है। अभी इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। आप लोग क्या करें, इसके ऊपर फोर्स लगा के जो है वो इसे पॉइंट बी की तरफ ले आएँ, और पॉइंट बी जो है वो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। अब बेटा जैसे ही आप लोग छोड़ेंगे तो इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी जो बॉडी को, जो मैस एम को जो है वो मेन पोजीशन की तरफ लेके आएगी। अब बेटा पॉइंट ए पे पहुंचने पे, जिससे मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो किया, इसकी मेन पोजीशन है। यहाँ पे पहुँच के ये बॉडी जो है वो रुकेगा नहीं, बल्कि इनर्शिया की वजह से जो है वो मेन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा और पॉइंट सी पे पहुँच जाएगा। अब बेटा अगेन इसके ऊपर जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगी और ये मीन से एक्सट्रीम से मीन और फिर मीन से एक्सट्रीम की तरफ मूव करता रहेगा और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करता रहेगा। अब बेटा उसी लेक्चर के अंदर आप लोगों ने देखा था कि अगर इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू हो F=ma और रिस्टोरिंग फोर्स हो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग -kx, तो बेटा इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है वो है -k/m/x। अब बेटा आप लोगों ने लास्ट टॉपिक के अंदर देखा है कि जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ जो है वो मूव करता है उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है -ω²× दोनों एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ हैं। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो बेटा यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √k/m। अब बेटा यहाँ पे तीन वैल्यूज़ हैं आपके पास, ओमेगा, k और m। ओमेगा रिप्रेजेंट करता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, k रिप्रेजेंट कर रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट को, और m बेटा रिप्रेजेंट करता है आपके पास मैस ऑफ द बॉडी को। अब बेटा लास्ट टाइम आप लोगों ने तीन डेरिवेशंस की थी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की। यहाँ पे हम लोग जो है वो दो की डेरिवेशन करेंगे फॉर मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम। बेटा लास्ट टाइम आप लोगों ने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो आपके पास है x=x0 sin ω_t। अब बेटा इक्वेशन 3 आपको बता रही ओमेगा की वैल्यू। सिंपली इसी फॉर्मूला के अंदर आपने क्या करना है, ओमेगा की वैल्यू पुट कर देनी है, बाकी सारे का सारा रिलेशनशिप वैसे का वैसे ही है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर। तो बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी आपने रिलेशन फाइंड आउट किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, v=ω x0² अब बेटा यहाँ पे जो v है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, x0 जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी है, और x जो है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, यानी किसी भी टाइम के ऊपर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा इक्वेशन 3 से ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे आप लोगों ने पुट कर दी, ये वाला फैक्टर एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, बेटा यहाँ से x02 आप लोगों ने कॉमन लेना है। कॉमन तो वो चीज़ होती है जो दोनों के अंदर हो। अब यहाँ पे तो x02 नहीं है, तो अब बेटा हम लोग क्या करेंगे कि अगर मैं ये वाला फैक्टर बाहर निकालूं और इसे दोबारा मल्टीप्लाई करूं तो इस फैक्टर से जो वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी x02। यानी अगर यहाँ पे फैक्टर कोई नहीं है तो आप खुद से क्या करेंगे, x02 से उसे डिवाइड कर देंगे। अब अगर मैं इस फैक्टर को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँ तो फैक्टर जो है वो वैसा ही बन जाएगा जैसे ऊपर है। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। इस x0 को मैं यहाँ पे बाहर लिख लेता हूँ, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ और ये वाली वैल्यू एज इट इज़, इसे इक्वेशन 4 का नाम देते हैं। अब बेटा आप लोगों ने क्या करना है, इसी फॉर्मूला के अंदर x की जगह पे 0 को पुट करें।
x0 का मतलब क्या होगा कि बॉडी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर नहीं है बल्कि मीन पोजीशन के ऊपर है। मीन पे जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वो क्या होती है, 0 होती है। तो बेटा इस x की जगह पे 0 पुट किया तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। 1 माइनस 0 करेंगे तो आपके पास बेटा आंसर आएगा 1। 1 को सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो x0 इंटू स्क्वायर रूट k ओवर m आ जाएगा यहाँ पे। अब बेटा आपको पता है मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट तो 0 होता है, लेकिन जो आपके पास वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है, बॉडी की अटेन करती है मीन के ऊपर। तो बेटा आपके पास जो इक्वेशन 4 बनेगी, ये वाला जो फैक्टर है यहाँ पे आपने इसे किस चीज़ का नाम दिया, v नॉट का। तो बेटा इक्वेशन 4 के अंदर आप लोगों ने इस फैक्टर की जगह पे v नॉट पुट कर देना और आपके पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी बॉडी की वो किसकी इक्वल हो जाएगी, v इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से अगर हम लोग बात करें मीन पोजीशन की, तो मीन पे जो है वो डिस्प्लेसमेंट या इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होती है। मीन पे पहुंच के जो बॉडी की वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है और इसे यहाँ पे आप लोगों ने v नॉट से डिनोट किया हुआ है। तो बेटा आपके पास जो इक्वेशन 4 बनेगी, इस सारे फैक्टर की जगह पे आप लोगों ने क्या पुट कर देना, v नॉट, और इक्वेशन 4 को आप लोग लिख सकते हैं v इक्वल्स टू v नॉट, यानी ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर फैक्टर लिखा हुआ है वो v नॉट है और बाकी जो है वो आपके पास स्क्वायर रूट वाला फैक्टर एज इट इज़ आ गया। अब बेटा आपको यहाँ से MCQs आ सकते हैं कि बताएं जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो वेलोसिटी होगी v नॉट। जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच के बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो x नॉट के इक्वल हो जाता है। तो बेटा यहाँ पे x की जगह पे x नॉट पुट करेंगे तो ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 माइनस 1 0, यानी वेलोसिटी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 हो जाती है। अब आपको कोई भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे के वो पूछ सकता है कि वहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, यानी वो कह सकता है कि x इक्वल्स टू x नॉट बाई 2, x नॉट बाई 4, डिफरेंट वैल्यूज़ पे डिफरेंट वेलोसिटी की वैल्यूज़ आएंगी। तो बेटा इस तरह से जो है वो यहाँ पे MCQs बन सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे बेटा हमारे पास जो टॉपिक है वो है सिंपल पेंडुलम। ये आप लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 10 के अंदर क्लास 10 में। तो बेटा सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि सिंपल पेंडुलम बेसिकली होता क्या है। आपके पास बेटा एक है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग किस तरह की होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए और लाइट वेट होनी चाहिए। उसका बेटा एक एंड को आप लोगों ने अटैच कर देना है किसी भी फ्रिक्शनलेस स्पॉट के साथ और दूसरे एंड पे एक स्मॉल मैस की लेकिन हैवी जो बॉब है वो अटैच करनी है दूसरे एंड पे, जिस तरह के यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर नजर भी आ रहा है। स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग की जो एक साइड है उसे स्पॉट के साथ अटैच कर दिया, दूसरे एंड को आप लोगों ने किसी भी बॉब के साथ अटैच करना है जिसका वेट तो ज्यादा है लेकिन उसका साइज छोटा है। अब आप लोगों ने 2 पॉइंट्स के ऊपर इसकी जो टोटल फोर्सेस हैं वो डिस्कस करनी है। सबसे पहले आपके पास आती है मीन पोजीशन पे। तो बेटा जब मीन पोजीशन पे होगा इस मैस की वजह से जो इसका बेटा वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा जिसकी वैल्यू है mg। जितना वेट इसके अंदर आएगा उतनी ही बेटा इस जो स्ट्रिंग है उसके अंदर जो है वो टेंशन आएगी। अब बेटा दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से, मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और बेटा एक आप लोगों ने यहाँ पे बात याद रखनी है कि जो इस पेंडुलम की टोटल लेंथ आप लोग मेजर करते हैं वो स्ट्रिंग की लेंथ और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो टोटल आपके पास जो है वो दोनों को ऐड करेंगे तो सिंपल पेंडुलम की टोटल लेंथ आएगी। अब बेटा आप लोग क्या कहते हैं, इस मैस को आप लोगों ने डिस्प्लेस करना है फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। अब बेटा एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच के वेट हमेशा जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। वेट आपके पास आ गया वर्टिकली डाउनवर्ड। अब आपको पता है स्ट्रिंग के अंदर टेंशन तो आएगी और जिस डायरेक्शन के अंदर आपके पास स्ट्रिंग आप लोगों ने हैंग की हुई है उसी डायरेक्शन के अंदर जो है वो उसके अंदर टेंशन क्रिएट होगी। अब बेटा यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो वेट का जो वेक्टर है वो डाउनवर्ड बन रहा है। ये आपके पास थी इसकी ओरिजिनल पोजीशन। अगर मैं एक वेक्टर ऐसा ड्रॉ करूं
जो कि पहले वेक्टर के पैरेलल बिल्कुल आ रहा है, और आपके पास जो आप लोगों ने इस मैस को डिस्प्लेस किया या सिंपल पेंडुलम को डिस्प्लेस किया, वो पहली लाइन के साथ या वर्टिकल एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, और ये एंगल जो है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए। अब बेटा आपको पता है कोई भी वेक्टर है, फर्ज करें फोर्स का वेक्टर है, और इसके दो कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे, एक आपके पास है वर्टिकल और एक आपके पास है हॉरिजॉन्टल। बेटा थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है वो है वर्टिकल कंपोनेंट, और इसे एफ वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसके साथ वाला कंपोनेंट है वो है एफ एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आप लोग लिखते हैं एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट को लिखते हैं एफ साइन थीटा। यानी थीटा के सामने वाला कंपोनेंट साइन के फंक्शन में होगा और दूसरा जो है वो कॉस के फंक्शन में होगा। तो बेटा आप लोग देख सकते हैं कि ये वाले जो दोनों फैक्टर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। सिर्फ थीटा के सामने वाला कंपोनेंट यानी कि एम जी साइन थीटा आपके पास ऐसा कंपोनेंट है फोर्स का या वेट का कंपोनेंट है जो इस बॉडी को एक्सट्रीम से मीन की तरफ लेके आएगा, और यहाँ पे पहुंच के मीन पे पहुंच के बॉडी जो है वो रुकता नहीं है, क्योंकि इस मैस का जो है अपना इनर्शिया होगा। इस इनर्शिया की वजह से जो मैस है वो दोबारा मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, फिर इसके ऊपर जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगी और दोबारा बॉडी मीन की तरफ आएगा, मीन पे रुकेगा नहीं इनर्शिया की वजह से। इस तरह से जो है वो इस सिंपल पेंडुलम की जो टू एंड फ्रो मोशन है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। अब बेटा रिस्टोरिंग फोर्स को आप लोगों ने लिख लिया माइनस एम जी साइन थीटा। आपको पता है कि जो फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल्स टू एम ए। इन दोनों इक्वेशंस को आपने कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद आप लोग लिख सकते हैं कि एम ए इक्वल्स टू माइनस एम जी साइन थीटा। बेटा एम से एम कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास जो रिलेशन बचेगा वो है ए इक्वल्स टू माइनस जी साइन थीटा। अब बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो एंगल आप लोग डिस्प्लेस करेंगे सिंपल पेंडुलम का, जो कि वर्टिकल एक्सिस के साथ बन रहा है, इस स्ट्रिंग का वर्टिकल एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होनी चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा होगा, यानी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए आपके पास एक छोटा सा रूल है कि अगर एंगल की वैल्यू आप लोग बहुत स्मॉल लेते हैं, स्मॉल कितनी होनी चाहिए, तकरीबन 1 to 9 डिग्री, ठीक है। अगर आप लोग इसे रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो रेडियन में आ जाएगी उसका आंसर। अच्छा जी, अब बेटा इस इक्वेशन के अंदर आपने साइन थीटा की जगह पे क्या लिख दिया, थीटा, तो a इक्वल्स टू माइनस जी थीटा बन गया। बट अगर इस डायग्राम को हम लोग देखें तो ये आपके पास एक कर्व पाथ बन रहा है जिसके ऊपर मैस जो है वो मूव कर रहा है। अगर मैं इस पॉइंट को सेंट्रल पॉइंट का नाम दूं और यहां तक को रेडियस ऑफ द सर्कल का नाम दूं, तो ये जो टोटल आपके पास लेंथ बन रही है वो किसके इक्वल आ जाएगी, उसके रेडियस के। अब इन दोनों के दरमियान जो कर्व डिस्टेंस है वो s है। चूंकि ये एंगल बहुत स्मॉल है तो आप लोग कह देते हैं कि ये तकरीबन जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के ही इक्वल है, जो कि जिसे आप लोगों ने x का नाम दे दिया। अब बेटा यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है s इक्वल्स टू आर थीटा। यहां से आपने इस थीटा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो बेटा s की जगह पे यानी जो उसका डिस्प्लेसमेंट आप लोग ले रहे हैं वो x के इक्वल है। इस s को तकरीबन इसके इक्वल आप लोगों ने लिख लिया, और यहाँ पे जो रेडियस बन रहा है वो आपके पास इस स्ट्रिंग की लेंथ है टोटल, या सिंपल पेंडुलम की जो है वो लेंथ है l। तो बेटा r की जगह पे l पुट कर देंगे, s की जगह पे x, और आपके पास थीटा आ जाएगा x ओवर l। इसे इक्वेशन 3 में पुट करें तो बेटा हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी वो माइनस जी ओवर l इंटू एक्स आएगी। अब बेटा यहाँ पे g भी कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है, x जो है वो वेरी कर रहा है। तो आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो आप लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखते हैं वो है a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। दोनों को बेटा कंपेयर करें तो ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट g ओवर l। और आपको पता है ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई f, और यहाँ से बेटा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये 2 पाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला आ गया। आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का बेटा रेसिप्रोकल है,
तो आप लोग टाइम का सिंपली टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है उसे किस तरह से लिख सकते हैं, 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। अब बेटा यहाँ से आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं कि लेंथ को डबल करें, लेंथ को हाफ करें, 4 टाइम्स कर दें, तो आपके पास जो है वो टाइम पीरियड के ऊपर या फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरे नंबर पे बेटा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के फॉर्मूले में आपको कहीं भी मैस का फैक्टर नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है सिंपल पेंडुलम का जो बेटा टाइम पीरियड आता है वो मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बाज का जो इस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं कि मैस को एक आपके पास सिंपल पेंडुलम है जिसके अंदर आप लोगों ने मैस लिया वो 2 kg, एक में 1 kg है, तो बताएं टाइम पीरियड किस में ज्यादा या कम होगा। तो बेटा टाइम पीरियड के फॉर्मूले में मैस का फैक्टर आ ही नहीं रहा, तो इस वजह से जो है वो जो टाइम पीरियड है वो मैथ्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो बेटा इस तरह के जो है वो यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही था, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।